आज का क्वेश्चन है सरिता लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of ₹2 per share payable as on application ₹4 per share, on allotment ₹5 per share including premium, on first and final call ₹3 per share. Issue was oversubscribed by 30,000 shares and allotment was made as follows. Category A, Mr. X who applied for 20,000 shares was allotted fully. Category B, Mr. Y who applied for 50,000 shares allotted only 10,000 shares. Category C, remaining shares were allotted to rest of the applicants. All money due on shares were received except allotment money on 200 shares allotted to Mr. Raghav belonging to category C. Company did not make first and final call. Past journal entries in the books of company regarding issue of shares. ठीक है, देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, लेकिन वहाँ बताया गया है कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 30,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आए हैं कुल मिलाकर 80,000 शेयर्स के लिए आ गए, और ऐसे केस में कंपनी ने अलॉटमेंट किस तरह से किया है? 80,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स थे उनको कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते समय उन्होंने 2 कैटेगरी में केवल एक शेयर एप्लीकेंट को रखा और बचे हुए शेयर होल्डर को तीसरी कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि कैटेगरी ए में उन्होंने केवल मिस्टर एक्स को रखा। ये मिस्टर एक्स जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसको तो कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया, ही वॉज अलॉटेड फुल। कैटेगरी बी में भी एक ही शेयर एप्लीकेंट को रखा, मिस्टर वाई को, जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, उसको ओनली 10,000 शेयर्स अलॉट किए। और आगे कहा गया है कि रिमेनिंग शेयर्स वेर अलॉटेड टू रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब देखिए मिस्टर एक्स को उसने 20,000 शेयर्स मांगे थे, उसको 20,000 शेयर्स दे दिए। मिस्टर वाई ने मांगे 15,000 थे शेयर्स, लेकिन उसको दिए 10,000 शेयर्स। तो कंपनी मिस्टर एक्स को 20,000 शेयर्स अलॉट कर चुकी है, मिस्टर वाई को 10,000 शेयर्स। तो कंपनी के कुल मिला के 30,000 शेयर्स तो अलॉट हो गए, और कंपनी के पास 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 30,000 शेयर्स मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को अलॉट किए जाने के बाद केवल 20,000 शेयर्स बचे। अब ये 20,000 शेयर्स रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को दे दिए गए। अब एप्लीकेंट्स कितने शेयर के बचे हुए हैं? देखिए मिस्टर एक्स ने तो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और मिस्टर वाई को भले ही कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, लेकिन उसने अप्लाई 15,000 शेयर्स के लिए किया था। तो ऐसा मान लीजिए कि मिस्टर एक्स के 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन और मिस्टर वाई के 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन तो कंपनी डील कर चुकी थी। तो टोटल 35,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी डील कर चुकी थी, और कंपनी के पास 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे। उसमें से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का टोटल 35,000 शेयर्स के एप्लीकेशन डील हो जाने के बाद केवल 45,000 शेयर्स के एप्लीकेशन बचे थे, और ये 45,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को देने के लिए कंपनी के पास, जैसा मैंने अभी बताया, केवल 20,000 शेयर्स बचे थे। तो ये बचे हुए 20,000 शेयर्स कंपनी ने ये 45,000 शेयर्स के बचे हुए एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। तो इस तरह यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट 2 तरह से किया गया है। एक मिस्टर बी को भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको केवल 10,000 दिए गए, और जो रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स हैं 45,000 शेयर्स के, उनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ, क्योंकि उनको बचे हुए 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए। केवल मिस्टर एक्स को फुल अलॉटमेंट हुआ। अब यहाँ कंपनी का शेयर्स जो है उसका फेस वैल्यू 10 है, लेकिन ₹2 पर शेयर प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं शेयर्स। तो इस तरह इशू प्राइस ₹12 पर शेयर हो रही है, जिसको कंपनी केवल 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है,
एप्लीकेशन पे ₹4 शेयर, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3 पर शेयर ड्यू है। मगर यहाँ कहा गया है कि कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये आखिरी वाला कॉल जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, इसको कंपनी रिजर्व में रख रही है। केवल 2 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ही कंपनी ने मंगवाया है। और मिस्टर राघव नामक जो एक अप्लीकेंट है, एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए, जो कैटेगरी सी को बिलोंग करता है, उसने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो अब इससे पहले कि हम आज के इस क्वेश्चन की एंट्री शुरू करें, हम ये देख लेते हैं कि कितना एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होगा और कितना एप्लीकेशन मनी प्रोराटा कैटेगरी वालों का जो एक्सेस हो रहा है उससे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होगा। यहाँ किसी को रिजेक्ट तो किया ही नहीं है कंपनी ने, या तो फुल अलॉटमेंट किया है या प्रोराटा अलॉटमेंट। तो फुल अलॉटमेंट वालों का तो कोई एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का है वो कितना एप्लीकेशन मनी एक्सेस होगा जिसे हमें आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना होगा। और ये जो मिस्टर राघव है इसने अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा है, किंतु ये प्रोराटा कैटेगरी का होने के कारण इसका कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस जरूर हुआ होगा जो इस पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड होगा। तो इसका बचा हुआ अलॉटमेंट मनी कितना था जो इसने नहीं भेजा। इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन हम पहले कर देंगे, उसके बाद आज के इस क्वेश्चन के एंट्रीज आरम्भ करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे भी मिक्स अलॉटमेंट हुआ है एक तरह से। कुछ लोगों को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया और कुछ लोगों को प्रोराटा। अब मिक्स अलॉटमेंट के केस में आप जानते हो कि एक टेबल पहले वर्किंग नोट में बनाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि जो एप्लीकेशन मनी आया उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा और कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट या उसके बाद के इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट किया जा सकता है। ठीक है, ये जानने के लिए जो टेबल हमें बनाना पड़ता है, पहले हम वो टेबल बनाएंगे। देखिए, इस तरह से इस टेबल में हम कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम कैटेगरी, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तीसरा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, फिर ये है नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, देन ये है अमाउंट रिफंडेड, और ये आखिरी कॉलम अमाउंट एडजस्टेड। इस अमाउंट एडजस्टेड के कॉलम में मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। प्रोराटा कैटेगरी वाले का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ अलॉटमेंट। और जो अगर वो बच जाता है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के उपरांत भी बच जाता है और उससे आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो इस कॉलम में लिखेंगे जिसको मैं नाम दे देता हूँ कॉल्स इन एडवांस।
अब देखिए यहाँ पे सारे शेयर होल्डर को कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। उसमें से मैंने पहले ही बताया कि कैटेगरी ए और कैटेगरी पी, शेयर होल्डर को नहीं कहेंगे, जितने शेयर के एप्लीकेंट्स हैं उनको कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। और कैटेगरी ए और बी में केवल एक एप्लीकेंट को रखा है कंपनी ने। कैटेगरी ए में है मिस्टर एक्स, जिन्होंने टोटल 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट भी कर दिए, फुल अलॉटमेंट किया गया है इनको। तो इनका तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके कोई शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए गए, तो इनका कोई एप्लीकेशन मनी एक्सेस नहीं है, तो ना वो रिफंड करना है ना कहीं एडजस्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी बी में कंपनी ने मिस्टर वाई को रखा। मिस्टर वाई ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 15,000, लेकिन कंपनी ने उनको अलॉट किया केवल 10,000 शेयर्स, तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 10,000। तो देखिए अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मिस्टर वाई ने अगर 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी भी 15,000 शेयर्स का दिया था, लेकिन कंपनी ने केवल 10,000 शेयर्स उनको अलॉट किए, 5,000 शेयर्स उनके रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये 5,000 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है यहाँ पर ₹4। तो 5,000 शेयर्स का ₹4 के अनुसार 5,000 इंटू ₹4, 20,000 उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था। अब क्योंकि इनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया है, टोटली रिजेक्ट किया गया, ऐसी बात नहीं है। इनको 10,000 शेयर्स तो दिया ही है कंपनी, और ये 10,000 शेयर्स पे आगे भी अलॉटमेंट मनी मंगाना है कंपनी को। भले ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तो कंपनी यहाँ मंगा ही नहीं रही, उसको तो कंपनी ने रिजर्व में रखा है, लेकिन अलॉटमेंट मनी तो और मंगवाना ही है आगे। तो फिर ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस करने के बजाय आप जानते हो कंपनी क्या करेगी, प्रोराटा अलॉटमेंट जिनको होता है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने का प्रयास करती है, तो इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। अब उसके लिए पहले देखना होगा कि इस मिस्टर वाई को कंपनी ने जो 10,000 शेयर्स अलॉट किए उस पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है, क्योंकि कहीं एक्सेस एप्लीकेशन मनी उससे ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी उस पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी से भी अधिक है, तो उसमें से जितना अलॉटमेंट मनी रिकवर हो जाएगा वो कर देंगे, और उसके बाद भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है तो वो रिफंड करने के अलावा कंपनी के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी मंगवा ही नहीं रही, तो उससे आगे की कॉल में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें देखना होगा कि एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है या अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के उपरांत भी बच जाता है जो वापस करना पड़े, तो कैसा चेक करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि मिस्टर वाई पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है। अब अलॉटमेंट मनी जितने शेयर्स को अलॉट किए गए उतने का ही ड्यू होगा, उसको शेयर्स अलॉट किए गए 10,000 और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है यहाँ ₹5, तो 10,000 शेयर्स का 10,000 शेयर्स इंटू ₹5 अलॉटमेंट मनी उस पर ड्यू हो रहा है 50,000 और उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है केवल 20,000, तो ये 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी उस पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में आराम से एडजस्ट हो रहा है, बल्कि उसके बावजूद भी अलॉटमेंट मनी उससे और लेना बाकी है, तो ये 20,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ अमाउंट एडजस्टेड का जो टेबल है, ठीक है, उसके इस अलॉटमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि ये हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 20,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर ए का जो नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड 20,000 था और कंपनी ने उसको फुल अलॉटमेंट किया था, मतलब 20,000 शेयर अलॉट कर दिए थे, तो उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी 20,000 था, तो उसका तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ना ही उसका कोई एप्लीकेशन मनी वापस करने की आवश्यकता थी, ना आगे के कॉल्स में एडजस्ट आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये मिस्टर वाई जो है इसने अप्लाई किया था 15,000 के शेयर्स के लिए, इसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 15,000 है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 10,000 है, इसका 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ था 20,000 जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद अब देखिए कंपनी के पास कुल मिलाकर 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे
और जैसा कि मैं पहले समझा चुका, ये 80,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आए थे, इसमें से मिस्टर ए का 20,000 शेयर का एप्लीकेशन भी कंपनी डील कर चुकी, उसको फुल अलॉटमेंट कर दिया। और उसके बाद मिस्टर ए का नहीं, मिस्टर एक्स का 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन भी कंपनी डील कर चुकी, उसको फुल अलॉटमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मिस्टर वाई का 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन भी डील कर दिया कंपनी ने, भले उसको 10,000 भी शेयर अलॉट किए, लेकिन 15,000 शेयर्स का उसका एप्लीकेशन डील हो गया। तो 80,000 शेयर्स के जो कुल एप्लीकेशन आए थे, उसमें से इन दोनों के कुल मिला के 35,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी डील कर चुकी। तो केवल अब 45,000 शेयर्स के एप्लीकेशन बकाया है जो कंपनी ने अभी तक डील नहीं किए। और यहाँ कहा गया है कि ये जो रिमेनिंग शेयर्स है, बचे हुए शेयर्स है, ये बचे हुए शेयर एप्लीकेंट्स को दे दिए गए। अब शेयर एप्लीकेंट्स कितने बचे? 45,000 शेयर्स के एप्लीकेंट बचे, और शेयर कितने बचे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, कंपनी के पास कुल मिलाकर 50,000 शेयर्स थे, ये टोटल शेयर्स है 50,000 जो कंपनी को अलॉट करने थे। इसमें से मिस्टर एक्स को कंपनी 20,000 शेयर्स अलॉट कर चुकी, मिस्टर वाई को 10,000 शेयर्स अलॉट कर चुकी। तो इन दोनों को कुल मिला के कंपनी 30,000 शेयर्स तो अलॉट कर चुकी। 50,000 शेयर्स में से 30,000 शेयर्स अलॉट किए जाने के बाद अब कंपनी के पास केवल 20,000 शेयर्स बचे। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रिमेनिंग शेयर्स रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स को दे दिए गए। रिमेनिंग शेयर है 20,000 शेयर्स, और जैसा आपने पहले देखा कि अब एप्लीकेशन बचे 45,000 शेयर्स। तो ये 45,000 शेयर्स के जो बचे हुए एप्लीकेंट्स है, इनको बचे हुए रिमेनिंग 20,000 शेयर्स कंपनी प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर रही है। मतलब ये भी प्रोराटा अलॉटमेंट है। 45,000 शेयर्स के जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं, उनको रिमेनिंग 20,000 शेयर्स दे रही है कंपनी, ठीक है। तो दिस इज आल्सो प्रोराटा अलॉटमेंट। और ये रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो है, इनको कंपनी ने कैटेगरी सी में रखा है। तो ये कैटेगरी सी, ये एप्लीकेंट्स जो है, इन्होंने टोटल 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 45,000, और उनको कंपनी ने बचे हुए 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए, तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 20,000। अब इस तरह से इनके भी 25,000 शेयर्स जो है वो कंपनी रिजेक्ट की। उन्होंने अप्लाई किया था 45,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने अलॉट किए 20,000 शेयर्स, तो उनके भी 25,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए। अब ये 25,000, लेकिन अब देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो 45,000 शेयर्स का भेजा था, कंपनी ने अलॉट किए 20,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। तो उनका भी 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो एक्सेस हो गया, बिकॉज दे हैव सेंट एप्लीकेशन मनी फॉर 45,000 शेयर्स, बट दे हैव बीन अलॉटेड ओनली 20,000 शेयर्स। तो इनका भी 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया, और एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर। तो 25,000 शेयर्स इंटू ₹4 इज 25,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है, उसका अमाउंट कितना हो रहा है? 25,000 शेयर्स इंटू ₹4, 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज इसको कंपनी वापस तो नहीं करेगी, एज फार एज पॉसिबल इनका भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, इनको भी बिल्कुल भी शेयर नहीं दिया, ऐसा नहीं है। इस कैटेगरी वालों को भी एटलीस्ट 20,000 शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए हैं, और ये 20,000 शेयर्स पे आगे अलॉटमेंट मनी लेना और बकाया है। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस ना करते हुए कंपनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेगी, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि वो अलॉटमेंट मनी में किस हद तक एडजस्ट होता है। यदि वो इतना ज़्यादा है कि इस कैटेगरी पे ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी से भी अधिक अगर उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो फिर जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है उतना अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और बचा वो वापस भी करना पड़ सकता है। तो हम पहले देखेंगे कि इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है, उन पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है। अब देखिए, ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स अलॉट किए गए उतने शेयर पे ड्यू होगा। इनको केवल 20,000 शेयर्स अलॉट किए, और एप्लीकेशन मनी है ₹5, एप्लीकेशन नहीं सॉरी अलॉटमेंट मनी है ₹5 पर शेयर। तो फिर 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर्स इंटू ₹5, 1 लाख। इन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 1 लाख, और अभी हम देख चुके कि इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी है, ठीक 1 लाख। 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, और एप्लीकेशन मनी था ₹4 पर शेयर। 25,000 इंटू ₹4 वो भी 1 लाख, और इन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो रहा है 1 लाख। अलॉटमेंट मनी इनको जितने शेयर अलॉट किए 20,000 शेयर्स उस पर ड्यू होगा, और अलॉटमेंट मनी है ₹5 पर शेयर। 20,000 शेयर्स इंटू ₹5
अलॉटमेंट मनी ड्यू जो हो रहा है वो भी है 1 लाख। इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी ₹1 लाख है, इन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है वो भी ₹1 लाख है। तो ऐसा समझ लो कि इनके ऊपर जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था ₹1 लाख, वो पूरा इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया, क्योंकि इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1 लाख पूरा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अलॉटमेंट मनी ड्यू भी उतना ही हो रहा है 1 लाख, ठीक है। तो ऐसा हम समझ लेंगे कि इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से इनके ऊपर ड्यू होने वाला अलॉटमेंट मनी पूरा रिकवर हो गया। अब आगे इनसे अलॉटमेंट मनी लेना शेष ही नहीं है, ये पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में हम एडजस्ट कर देंगे। तो अब वो 1 लाख पूरा हो रहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट, तो हम अमाउंट एडजस्टेड के जो 2 कॉलम है उसमें से जो अलॉटमेंट वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे 1 लाख रुपीस, ठीक है। अब देखिए अब ये नंबर ऑफ शेयर्स का जो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड का जो कॉलम था, इसकी वर्टिकल टोटल हो गई 30,000। अब देखिए कंपनी के पास टोटल 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे। कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट किए, 30,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। देखिए नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के कॉलम की टोटल और नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड के कॉलम की टोटल 50,000 प्लस 30,000 वो बराबर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम के वर्टिकल टोटल 80,000 के इक्वल हो गई। अब इसके बाद यहाँ अमाउंट रिफंडेड के कॉलम में कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए, किसी की अमाउंट रिफंड करना ही नहीं पड़ रही, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपनी ने किसी भी एप्लीकेंट को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, या तो फुल अलॉटमेंट किया या प्रोराटा अलॉटमेंट किया, तो किसी का कोई एप्लीकेशन मनी वापस करना ही नहीं, इसलिए अमाउंट रिफंडेड का कॉलम में कुछ नहीं, ठीक है। अब ये हमारा जो अमाउंट एडजस्टेड का जो कॉलम है, इसमें ये जो अलॉटमेंट वाला सब कॉलम है, इसकी टोटल हो रही है 1,20,000। ये दर्शा रहा है कि प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन में 1,20,000 हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस के कॉलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमने टेबल ड्रॉ कर दिया, आज के क्वेश्चन की एंट्रीज करने में सहायता के लिए, ताकि एंट्री करते समय जो एप्लीकेशन मनी की डिस्पोजल की एंट्री है, सेकंड एंट्री, मतलब हमारे पास कितना एप्लीकेशन मनी आया है, उसमें से कितना शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा और कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमने ये टेबल बनाया। ये टेबल बता रहा है कि जो टोटल एप्लीकेशन मनी आया था उसमें से ये 50,000 अलॉटेड शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर के अनुसार ₹2 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4 और कंपनी ने अलॉट किए केवल 50,000 शेयर्स, तो 50,000 इंटू ₹4 2 लाख। ये 2 लाख को तो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, मतलब ये शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और ये 1,20,000 जो है ये प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जिसको हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये टेबल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और चाहे तो इसको अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हमें आगे और कुछ कैलकुलेशन करने हैं, और वो कैलकुलेशन ये है कि भाई जो मिस्टर राघव है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने अपने 200 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा, और वो कैटेगरी सी को बिलोंग करता है। कैटेगरी सी मतलब ये कैटेगरी, ये 45,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट है, ही इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये राघव मिस्टर उन्हीं में से एक है। अब क्योंकि इस कैटेगरी के सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, आप देख रहे हो, यानी जितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतने नहीं दिए थे, कंपनी ने कम दिए थे, तो निश्चित रूप से मिस्टर राघव को वही जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया उतने नहीं दिए, कंपनी ने उससे कम दिए, तो उसका भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ होगा। जो इस कैटेगरी के ये सारे शेयर होल्डर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1 लाख, जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं,
उसमें इंक्लूड है। तो मिस्टर राघव का भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी जरूर है जो इस 1 लाख में इंक्लूड है, और उसको हम पहले से अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो मिस्टर राघव का भी कुछ ना कुछ अलॉटमेंट मनी उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ऑलरेडी रिकवर्ड है। तो केवल जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी उसकी तरफ आना बकाया होगा, वही उसने नहीं भेजा है, और उसका कैलकुलेशन हमें करना होगा कि मिस्टर राघव की तरफ से अब अलॉटमेंट मनी आना शेष कितना था जो नहीं आया। ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन किस तरह करेंगे देखिए। देखिए यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर राघव। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर राघव। अब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था ये जानने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, क्योंकि उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो दिया है लेकिन अप्लाइड नहीं दिया। अब वो कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो आप जानते हो, मैं यहाँ पहले लिखूंगा अप्लाइड और यह लिखूंगा अलॉटेड। और अब ये जिस कैटेगरी से है, कैटेगरी सी, उस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स ने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, अप्लाइड के लिए टोटल अप्लाइड है 45,000। इस कैटेगरी में जितने शेयर एप्लीकेंट है उन्होंने टोटल 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और इन सबको अलॉट किए थे कंपनी ने ऑनली 20,000 शेयर्स, तो टोटल अलॉटेड है 20,000 शेयर्स। अब मिस्टर राघव इनमें से एक है, मिस्टर राघव, इसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो दिया है 200 है, लेकिन अप्लाइड नहीं दिया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है x। लेट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर राघव बी x। अब इस x की अगर हम वैल्यू ज्ञात कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर राघव ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, x का और इस 20,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और 45,000 का और 200 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यदि x और 20,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20,000x is equal to 45,000 into 200. Therefore, x is equal to 45,000 into 200 upon 20,000. देखिए, इस x का वैल्यू आ रहा है 450। अब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? देखिए, उसने 450 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन मनी 450 शेयर्स का भेजा था, लेकिन कंपनी ने उसको ऑनली 200 शेयर्स अलॉट किए, तो उसका 250 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था। अब उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक्सेस
राघव इज इक्वल 450 शेयर्स माइनस ये 450 शेयर्स जो उसने अप्लाई किए थे और ये 200 शेयर्स जो कंपनी ने इसको अलॉट किए थे। 450 शेयर्स माइनस 200 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है ₹4, तो इनटू ₹4। अब 450 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, कंपनी ने दिए ओनली 200 शेयर्स, तो 250 शेयर्स का उसका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया, ठीक है। और ₹4 के हिसाब से 250 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उसका एक्सेस हो गया। 450 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, उसको 200 शेयर्स दिए, 250 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उसका एक्सेस हो गया। 250 शेयर्स इनटू ₹4 वो हो रहा है ₹1000। तो इसका मतलब मिस्टर राघव का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 था, जो उस पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब ये तो तय हो गया कि मिस्टर राघव का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000। अब ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिस्टर राघव पे जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है उसमें एडजस्टेड था। अब यहाँ कहा गया है कि मिस्टर राघव ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो उस पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा होगा उसमें इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 को तो पहले ही कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है, तो जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी उसकी तरफ आना शेष था वो नहीं आया। अब वो नहीं आया तो फिर बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी कंपनी के आया कितना जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया था, इसका कैलकुलेशन हमें करना होगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन हम यहाँ आगे देखते हैं कि बैंक अकाउंट में टोटल अलॉटमेंट मनी आया कितना, क्योंकि कहा जा रहा है कि मिस्टर राघव ने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो मिस्टर राघव का कितना अलॉटमेंट मनी नहीं आया और उसकी वजह से बाद में बैंक अकाउंट में आया है तो केवल कितना आया, इसका कैलकुलेशन भी हम आगे यहाँ कर देंगे। अब देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि मिस्टर राघव पे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा था, ठीक है, और उसमें से उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अभी हमने देखा ₹1000 में एडजस्ट करने के बाद शेष कितना था जो नहीं है। देखिए, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन राघव, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन राघव। अब कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा उस पे, उसको केवल कंपनी 200 शेयर्स अलॉट किए, 200 शेयर्स पे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹5, 200 शेयर्स इनटू ₹5। मतलब टोटल ₹1000 उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू था। अब आपने देखा कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में कंपनी पहले एडजस्ट कर चुकी है। अब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कितना था, वो भी 1000 था और वो 1000 उसके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। अब इसका मतलब उसके तरफ से अलॉटमेंट मनी तो आना शेष ही नहीं रह गया था, क्योंकि उसके ऊपर टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो रहा था 1000, ठीक है, और उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी था 1000। अब जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में कंपनी ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 1000 था और उस पर ड्यू भी हो रहा है अलॉटमेंट मनी 1000, तो उस पर जितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी का ड्यू हो रहा है वो तो पूरा ही उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका, तो फिर उसके तरफ
अलॉटमेंट मनी आना शेष ही नहीं था। तो यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, तो वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। असल में उससे वो कोई अलॉटमेंट मनी पे करेगा भी नहीं। क्यों करेगा? क्योंकि उस पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 1000 और उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी था 1000। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से उसके ऊपर ड्यू होने वाला एंटायर अलॉटमेंट मनी रिकवर हो चुका है। तो वो वैसे भी कोई अलॉटमेंट मनी पे करेगा ही नहीं। क्यों करेगा? और इसलिए अगर उसके तरफ से अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड है। वहाँ जो लिखा है कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड है। उसने अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी बाकी शेयर होल्डर से मंगाया तो इसलिए इसने नहीं पे किया कि इसके ऊपर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था वो ऑलरेडी इसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पूरा रिकवर हो चुका था, इसलिए पे नहीं किया। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड है। उसका कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड नहीं है। देखिए, अब उस पर ड्यू हो रहा था 1000 अलॉटमेंट मनी। अब हम यहाँ उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो उसके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्टेड है उसको माइनस कर देंगे। माइनस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ऑलरेडी अलॉटमेंट में उसका एडजस्ट किया जा रहा है वो कितना है हम देख चुके हैं, पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो भी है 1000। अब उस पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 1000 और उसमें उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद कोई बचे ही नहीं रहा है। देखिए, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन राघव ₹1000 माइनस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड ₹1000। 1000 से 1000 माइनस करके सी, इसका मतलब यह है कि उसके तरफ अलॉटमेंट मनी आना शेष ही नहीं था। अलॉटमेंट मनी ड्यू भी 1000 हो रहा था और उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 1000 था। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पूरा अलॉटमेंट मनी रिकवर हो गया था, इसलिए उसके तरफ अलॉटमेंट मनी आना कुछ बकाया ही नहीं था, जीरो। जब उसके तरफ कुछ अलॉटमेंट मनी आना बाकी ही नहीं था तो फिर उसका अलॉटमेंट मनी वो पे क्यों करेगा? तो उसने अगर अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ने मंगाया था बाकी शेयर होल्डर के साथ उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, उसका कारण ये है कि उस पर कुछ बचा ही नहीं था अलॉटमेंट मनी आना, तो उसका अलॉटमेंट मनी कॉल्सिनेरियस हो गया। ऐसा कहना गलत है। उसका कोई कॉल्सिनेरियस नहीं हुआ, उसका कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस यहाँ लिख देते हैं, फिर भी हम ऐसा यहाँ लिख देंगे अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ मिस्टर राघव, जीरो। अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ मिस्टर राघव जीरो, यानी उसका कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड है ही नहीं। चलिए, तो फिर इसका मतलब यह है कि मिस्टर राघव ने उसका कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड नहीं है और बाकी किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, ऐसा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। सारे शेयर होल्डर ने बचा हुआ अलॉटमेंट मनी पे किया है। बचा हुआ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ शेयर होल्डर जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया था उनका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी था, ठीक है, वही उसकी तरफ से आना था। फुल अलॉटमेंट वालों को तो फुल अलॉटमेंट मनी आना था, वो भी आ गया, और जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी था प्रोराटा वालों का वो भी आ गया। केवल राघव के अलावा किसी और ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है क्वेश्चन में। और मिस्टर राघव का भी हम कैलकुलेशन कर चुके कि उसके ऊपर कोई अलॉटमेंट मनी आना बाकी नहीं था, इसलिए उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब अलॉटमेंट मनी तो सारे शेयर होल्डर से पूरा आ चुका। ठीक है, पर सारे शेयर होल्डर से पूरा अलॉटमेंट मनी आ चुका, लेकिन जब कंपनी आप बैंक अकाउंट जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी और उस समय जो बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आएगा उसका अमाउंट कितना होगा? उसका अमाउंट जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था उतना इसलिए नहीं होगा कि प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट किए जाने के कारण अब जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है, तो उतना अमाउंट नहीं आएगा जितना शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, उससे कम आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तो बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना रिसीव होगा, उसका कैलकुलेशन किस तरह करेंगे।
टोटल allotment money due on all shareholders, सारे शेयर होल्डर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है। अब आप देख चुके हैं कि यहाँ कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर्स इशू किए और पर शेयर अलॉटमेंट मनी है ₹5, तो 50,000 शेयर्स into ₹5, 50,000 shares into ₹5, 2,50,000 allotment money सभी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था। लेकिन इसमें से प्रोराटा कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है, जैसे कि एक मिस्टर वाई है, उनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, उनका भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 20,000, ठीक है, जो उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड है। ये आप टेबल जब बनाए हम देख चुके। और ठीक है, जो रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स थे उनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, जिनको कैटेगरी सी में रखा है कंपनी ने। उनका टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ₹1,00,000, उसको भी पहले ही अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा चुका है। तो फिर कुल मिला के प्रोराटा कैटेगरी वालों का मिस्टर वाई का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 20,000 और जो सी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,00,000, कुल मिला के 1,20,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट था। तो उतना तो वैसे भी नहीं आने वाला था, ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड था, अलॉटमेंट में उतना कमी आने वाला था, तो हम उतना माइनस कर देंगे, तो जो फिर बचा हुआ है उतना बैंक अकाउंट में आया है बाद में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ प्रोराटा कैटेगरी applicants, प्रोराटा कैटेगरीज applicants। ये कुल मिला के हो रहा था 1,20,000। जो टेबल हमारा है, टेबल में जो हमने जो टेबल शुरू में बताया उसमें अमाउंट एडजस्टेड का जो कॉलम है उसमें अलॉटमेंट वाला जो कॉलम है बता रहा है कि टोटल 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रोराटा कैटेगरी का अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ प्रोराटा कैटेगरी एप्लीकेंट्स ग्रुप इज 1,20,000। ये 1,20,000 पहले से एडजस्टेड। तो फिर सारे शेयर होल्डर पे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 2,50,000 हो रहा था, उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,20,000 ऑलरेडी एडजस्टेड था, तो केवल 1,30,000 का अलॉटमेंट मनी आना बाकी था शेयर होल्डर की तरफ से, और वो पूरा आया है। सारे शेयर होल्डर ने भेजा है। मिस्टर राघव के बारे में जो कहा जा रहा है वो भी हमने देख लिया कि केवल कस्टमर में कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। मिस्टर राघव पे कोई अलॉटमेंट मनी आना शेष ही नहीं था, तो सारे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी आया है। तो ये 1,30,000 जो बचा था अलॉटमेंट मनी आने का वो भी आ गया है। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मनी कॉल करेगी और उस समय जो बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आएगा उस समय केवल ये बचा हुआ 1,30,000 आएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड in bank account on allotment। Amount received in bank account on allotment this 1,30,000, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट मनी केवल 1,30,000 आया। अलॉटमेंट मनी तो पूरा 2,50,000 आया। अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ने मंगाया उस समय बैंक अकाउंट में 1,30,000 आया, ठीक है। 1,20,000 पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट किया जा चुका था, ठीक है। और 1,30,000 जो बचा हुआ था वो बाद में आया। तो ये जो अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट लिखा है 1,30,000, इसका मतलब ये बचा हुआ अलॉटमेंट मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ अलॉटमेंट मनी वो जब बैंक अकाउंट में आया ये उसका अमाउंट है, ठीक है।
टोटल अलॉटमेंट मनी जो बैंक अकाउंट में आया उसका नहीं है, टोटल अलॉटमेंट मनी तो पूरा 2,50,000 आया है। ये 1,20,000 जो प्रोरेटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, ये भी पहले बैंक अकाउंट में आ चुका था, उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था, जिससे अलॉटमेंट में जो अमाउंट ड्यू हो रहा था उसमें से 1,20,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड था। और ये बचा हुआ 1,30,000 जब बाद में कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट मंगाया उस समय बैंक अकाउंट में आया। ठीक है, ऐसा हमारा कहने का मतलब है। ये जो लिखा है अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, इसका मतलब बाद में जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया केवल 1,30,000 आया। तो चलिए अब आज के इस क्वेश्चन के सारे जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस थे वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट एंट्री जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आता है तब कैसी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका अमाउंट कितना होगा? जितना एप्लीकेशन मनी आया है कंपनी के पास उतना इसका अमाउंट होगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी 80,000 शेयर्स का है, इशू और सब्सक्राइब हो गया था, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹4। तो 80,000 इंटू ₹4, 3,20,000। बैंक अकाउंट में 3,20,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000। अब हम इस एप्लीकेशन मनी का सारा डिस्पोजल पहले ही देख चुके हैं। अब एप्लीकेशन मनी का डिस्पोजल किस तरह होगा उसकी एंट्री देखिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 3,20,000 को जो हमने पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था उसको सेकंड एंट्री में डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले देख चुके हैं, ओनली 2 लाख रुपीस जितने शेयर अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी क्रेडिट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओनली 2 लाख। और हम देख चुके हैं कि प्रोराटा कैटेगरी वालों का जो 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। तो देखिए ये एप्लीकेशन मनी का पूरा डिस्पोजल हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 3,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की वो कैसी होती है? अब देखिए यहाँ अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है ₹2 पर शेयर। तो फिर एंट्री कैसी होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? जितना सारे शेयर्स पे ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी। पर शेयर अलॉटमेंट मनी ₹5 हुआ है, कंपनी ने शेयर अलॉट किए 50,000 तो 50,000 इंटू 5 2,50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? ₹5 पर शेयर जो अलॉटमेंट मनी है उसमें से ₹2 तो प्रीमियम है, तो ₹3 पर शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा।
₹3 पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर्स का 50,000 इंटू ₹3 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर, और ₹2 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट 50,000 शेयर्स इंटू ₹2 1 लाख रुपीज उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। इसके बाद अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है उस समय कैसे एंट्री होती है? देखिए, मैंने अभी आपको एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने से लेकर अलॉटमेंट मनी ड्यू तक की एंट्रीज बता दी। ये फर्स्ट एंट्री है जब बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी आता है। बैंक अकाउंट में 3,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अपॉन 3,20,000। 80,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आए थे उनका फुल एप्लीकेशन मनी है। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 3,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। चल, अब अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा अब देखिए, जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आता है तब एंट्री कैसी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? जितना अलॉटमेंट मनी आ रहा है बैंक अकाउंट में वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं कि सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी 2,50,000 ड्यू हो रहा था, लेकिन उसमें से ये प्रोराटा कैटेगरी वाले जो दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, इनका कुल मिला के 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड अलॉटमेंट में, तो वो 1,20,000 टू 2,50,000 में से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, तो 1,30,000 ही बाद में बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,30,000। ठीक, ये हो गया अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाली एंट्री। अब देखिए, अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज भी हो चुका, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने ड्यू के एंट्री में 2,50,000 से डेबिट किया था, और उसको पहले ही एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल वाली एंट्री में, सेकंड एंट्री में ऑलरेडी आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था प्रोराटा कैटेगरी का 1,20,000, उस 1,20,000 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ऑलरेडी पहले क्रेडिट कर चुके थे। पहले 1,20,000 क्रेडिट कर चुके थे, अब 1,30,000 क्रेडिट किया, तो इसके क्रेडिट साइड में भी 1,20,000 प्लस 1,30,000 2,50,000 हो गया। और ड्यू की एंट्री में अभी हमने इसके पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया 2,50,000 से, और उसके डेबिट साइड में भी 2,50,000 आ गया, उसके क्रेडिट साइड में भी 2,50,000 आ गया। अकाउंट टोटली क्लोज हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं, क्योंकि किसी का कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड है ही नहीं। वो जो कहा गया है वहाँ पे कि मिस्टर राघव का अलॉटमेंट मनी नहीं आया, अलॉटमेंट मनी राघव के ऊपर आना शेष ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था, सारा की सारा उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था, इसलिए वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो किसी का कोई अलॉटमेंट मनी अनपेड नहीं था, सारा अलॉटमेंट मनी सबका आ चुका,
कुछ तो ऑलरेडी प्रोडक्ट का कैटेगरी वाले के एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका और बचाव भी आ चुका, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी ने खुद ही मंगाया नहीं, उसको रिजर्व में रखा है। तो आज के क्वेश्चन की सारी एंट्रीज यहाँ समाप्त होती है। अब अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।